नाज़रीन, खातिरदारी के इस एपिसोड में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मुल्क की मायनाज़ हस्ती और एक इतनी अहम शख्सियत के जिनका तारुफ मैं अगर कराने जाऊं तो शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएं। तकरीबन 10 ममालिक में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं एक एम्बेसडर के तौर पर। एक बहुत लंबा इनका सफ़र, एक प्रोफेशनल जो इनका सफ़र रहा है, जो इनका पेशा रहा है, इतना नाम इन्होंने मुल्क के लिए कमाया है, इतनी मायनाज़ हस्तियों की मेहमान नवाजी की है अपने घर में। और ज़्यादा तारीफ़ ना करते हुए, ज़्यादा इनके बारे में कुछ बात ना करते हुए, मैं सीधे आपका तारुफ़ कराना चाहूँगी जनाब वीबी सोनी साहब से और उनकी अहलिया कमलेश साहिबा से। वीबी सोनी जी एक मशहूर एम्बेसडर और बेहद काबिल शख्सियत के मालिक रहे हैं। वीबी सोनी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद में ज़ेरे तालीम रहे और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम पूरी की। 1957 में वीबी सोनी जी ने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और 35 साल तक एम्बेसडर रहे। उन्होंने लंदन, मॉस्को, कायरो में इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन की सरबराही की। वो हिंदुस्तान से 1989 से 2002 तक यूक्रेन, जॉर्जिया और आर्मीनिया के एम्बेसडर रहे। वीबी सोनी जी को बहुत से एजाज से भी सरफराज किया गया। आपकी मकबूलियत को देखते हुए इंटरनेशनल अकेडमी ने इन्हें गोल्डन फॉर्चून एजाज से भी नवाजा। आप बाइज्जत तौर पर बहुत से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के ओहदे पर भी कायम रहे। आपको 2012 में मदर टेरेसा अवार्ड से भी नवाजा गया। वीबी सोनी जी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर से भी जुड़े रहे और उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल सेमिनार में भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। उन्होंने बहुत से इंडियन बिजनेस डेलीगेशन की नुमाइंदगी भी की। वो CII और FICCI से भी जुड़े रहे। बहर कैफ उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी, वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका खैर मकदम है सर हमारे इस प्रोग्राम में। हमारा ये जो प्रोग्राम है, जैसा कि आप जानते हैं, खातिरदारी, तो इस प्रोग्राम में हम आप जैसी बायनाज़ हस्तियों से मुलाकात करते हैं और उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं कुछ। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपना तारुफ कुछ हमें अपने ही बारे में खुद ही बताएं सर। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि मेरी वाइफ और मैं बहुत खुश हैं कि आपने हमको यहाँ उतना काबिल समझा कि आपके प्रोग्राम में आए। बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए भी एजाज़ की बात है सर। मैं अपना क्या कहूँ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहूँगा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और बहुत पुराने कनेक्शन जो हैं दिल्ली से ही। मेरी पैदाइश भी दिल्ली की हुई है। मेरे दादाजी थे, उन्होंने दिल्ली बनाई। उसके बाद जब मैं कॉलेज में रहा, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में ही था मैं, हिंदू कॉलेज में। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गया और उसके बाद जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूँ, क्या पढ़ूँ। कुछ मुझे रास्ता नज़र नहीं आया, सिर्फ यही कि मैं कुछ उस ज़माने में IAS की प्रिपरेशन सारे लोग करते थे। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं दिल्ली छोड़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। 2 साल वहाँ पे मैंने अपना MA कोर्स किया हिस्ट्री और साथ साथ में अपनी IAS IFS की तैयारी की। मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सब यूनिवर्सिटी के लिए खेला था। तो उस वक्त ना समय नहीं मिलता था कि भाई सोचे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। पिताजी हमको बोलते थे कि बेटा कब तक तुम खेलते रहोगे, थोड़ा आगे पढ़ो भी। तो जब तक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब तो मैंने सोचा नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कुछ करना है, करने के लिए मुझे कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर मैं सोचा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? एक तो यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत बड़े बड़े नामी IAS और ICS ऑफिसर पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा, उनसे देखूँगा किस माहौल में रहे, कैसे पढ़े। और यहाँ पे घर में जो माँ का जो प्यार है, भाई बहनों का प्यार है, उससे थोड़ा सा दूर चले जाऊँगा, क्योंकि वो हमारे को हमेशा इतना प्यार से इतना रखती थी कि कुछ पढ़ने का दिल नहीं करता था। कि शायद कुछ रुकावटें आ सकती थी पढ़ाई के लिए। जी, तो सर मैम से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कमलेश मैम से? मैं जब मेरे 24-25 साल का जब मैं IAS में आया तो कुछ शादी का तो कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया IAS के अंदर, सब तरह से मेरे पास रिश्ते आने शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हुए
कुछ मिनिस्टर्स के बेटियां उनके भी आए, और उसके बाद फिर हमारे घर में मेरी बुआ थी। बुआ पंजाब से, उनके जो हस्बैंड थे पंजाब से थे, और वहाँ पर इनके पिताजी थे वो डिस्ट्रिक्ट जज रहे, तो दोनों उन्होंने काम किया। तो मैडम जो है बेसिकली पंजाब से ही पैदाइश भी वहीं की है, सारी ज़िंदगी भी वहीं बीती है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, एक बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, सुशील लड़की है, आप उनसे मेरे पिताजी से कहा, बिकॉज हमसे तो कुछ कहा नहीं जाता था, पिताजी से कहा, मेरी माँ से कहा कि आप जरा उस लड़की को देखाओ, अगर आपको पसंद आए तो देख लेना कि ये ठीक रहेगी कि नहीं। उनके विचार में, क्योंकि वो हमारे साइड को भी जानते थे, इनकी साइड को भी जानते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेल ठीक रहेगा। जब ये बात हुई, मेरे पिताजी अपनी बहन को इतना प्यार करते थे और उनकी जजमेंट को पूरी तरह से करते थे, ठीक। तो फिर किसी वजह से, किसी बहाने से उनको दिल्ली बुलाया गया, और वो रहे, हमारे जो बुआ जी हैं उनके घर में रहे, और वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात करवाई गई। और लेकिन जब मुलाकात, उनका बड़ा अच्छा घर था अशोका रोड पे, गवर्नमेंट सीनियर सर्वेंट थे, बैठे वहाँ पर सब चारों तरफ बैठे, लेकिन मैं इतना शर्मा रहा, मुझसे ज़्यादा ये इतनी शर्मा नहीं रही जितना मैं शर्मा रहा था। मैं इनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने कहा ये मेरे माता जो पिताजी ने जो डिसाइड किया, आई विल गो बाय दैट। तो उस वक्त ये मेरे को बड़ी अच्छी तरह से देख रही थी, कह रही थी कि ठीक लगेगा कि नहीं। ये हमारी स्टोरी है। तो अरेंज मैरिज कहा जाएगा इसको। तो मैम, आपको जब मालूम हुआ कि मेरा रिश्ता एक इस तरह से IAS ऑफिसर से हो रहा है, तो आप तो बहुत खुश होंगी। आपने सोचा था क्या या आप चाहती थी कि किसी IAS ऑफिसर से? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं चाहा था कि ये तो खैर लक से अपनी किस्मत थी तो जहाँ हुआ है, नहीं तो ऐसे पहले काफ़ी रिश्ते आते रहते थे, कोई बिजनेसमैन थे, कोई IAS थे, कोई कुछ, ऐसा नहीं जच रहा था। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बुआ ने कभी, हम बचपन में हमें वो देखते थे तो हमारे पास छुट्टियों में आके रहते भी थे, तो उनका था कि शुरू से कि हम इस लड़की को ना अपने घर में लेके आएंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने जैसे बोला कि उन्होंने ये कहा कि मिल लेते हैं, तो हम ये नहीं, हम इनको देखने दिल्ली गए थे। तो मैम, सर का जो इतना लंबा सफ़र रहा है, ये सर डिप्लोमेट रहे हैं कितनी कंट्रीज़ में? 10 कंट्रीज़ में। सर आप बताना चाहेंगे कि कितनी कंट्रीज़ में आप रहे हैं? हाँ, 10 कंट्री। और मैम आपके साथ रही हैं वहाँ हमेशा, शुरुआत, बल्कि शादी के बाद ही हम गए बाहर। तो सर आप कहाँ किस कंट्रीज? पहले जब हम गए, हम पहले पोस्टिंग थी हमारी मॉस्को के अंदर, उसके बाद हम इजिप्ट का अल-काहिरा वहाँ गए, उसके बाद फिर दिल्ली पोस्टिंग हो गई। दिल्ली पोस्टिंग के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, कोई स्पेशल कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। मैं वहाँ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह थी। सबसे मज़ेदार बात क्या थी वहाँ पर, एक मेरी जो सहयोगी जो पढ़ रही थी, उसका नाम सुन के आप चौंक गए। वो थी बेनज़ीर भुट्टो। तो बेनज़ीर भुट्टो मेरी क्लासमेट थी उस वक्त, और हम इकट्ठे पढ़े। शुरू में जब मैं, ये है 1976 की बात है, शादी के बाद की बात? नहीं, मेरी शादी की बात थी, लेकिन वो तो अभी स्टूडेंट ही थी। तो उसकी बहुत कहानियां हैं, मैं आपके प्रोग्राम में आज वो सारा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। सर ये बताना चाहता था कि बहुत अच्छा रहा, उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, बड़ी याददाश्त उनके साथ रही। तो उसके बाद फिर ख़त्म हुआ, दिल्ली आए। फिर हमारी नेक्स्ट पोस्टिंग जो हुई वो मलेशिया, कुआलालंपुर ख़त्म ही किया था। फिर हमारी पोस्टिंग होगी लंदन के अंदर, वहाँ पर हम 3-3.5 साल रहे। 3.5 साल के बाद फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में कौंसल जनरल था, जहाँ के हमारे हाई कमिश्नर साहब थे अंसारी साहब। तो बहुत अच्छा 3 साल बहुत अच्छे बीते। मैं बहुत क्रिकेट का शौकीन हूँ, और सबसे मेरा जो था वो क्रिकेट का भगवान, जो अभी भी मैं मानता हूँ, खैर सचिन तेंदुलकर तो हैं, ओरिजिनल भगवान सिर्फ एक ही हैं, उनका नाम है डॉन ब्रैडमैन। तो मुझे ऐसा लगा कि उनसे जाके मिलूं, उनके साथ खाना खाया, इकट्ठा मिला। मतलब आपकी सर्विस के दौरान बहुत से लोग, बहुत से अच्छे, बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़ी शख्सियत के साथ आपका ताल्लुक रहा, और वो आपके भी आते जाते रहे, और आप उनकी मेहमान नवाजी भी करते रहे। आपको शर्फ हासिल हुआ, बड़े बड़े लोग, जैसे कि अभी हमें पता चला लता मंगेशकर साहिबा की आपने मेहमान नवाजी की, या
जैसे अभी बताया आपने हामिद अंसारी, ऐश्वर्या राय साहिबा आपके यहाँ आई, तो और किन किन लोगों को आपने सर इस तरह अपने घर बुलाया? देखिए, एज एम्बेसडर हमारा काम ये होता है कि सबसे जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ को सबसे ऊंचे दर्जे पे मिले, तो क्योंकि एम्बेसडर जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का, तो आपकी जो एक्सेस है वो सीधे उनके काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट के साथ होती है। बल्कि क्रेडेंशियल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि हमारे प्रेसिडेंट हमको देते हैं कि भाई ये भारत का राजदूत बनाया है मैंने, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसको मिलिए, तो उसके हिसाब से हमको जाके मिलना पड़ता था, उनकी एक्सेस हो जाती थी। सर, ये आपके प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि आप इस तरह की शख्सियत को अपने घर बुलाएं, उनकी इस तरह से दावत या एक पार्टी दें, ऐसा होता है? ऐसा तो होता है, लेकिन वो आते नहीं हैं, क्योंकि एक मुल्क के अंदर आपके पास 120 एम्बेसडर हैं, तो अगर हमारे प्रेसिडेंट 120 के पास जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसीलिए हमारी स्पेशलिटी इंडियन डिप्लोमेट्स की ये है कि हम नॉर्मली नहीं, आउट ऑफ द वे जाके अपने एक्सेस कर लेते हैं प्रेसिडेंट के साथ, उनके साथ मिलके, उनके साथ बैठ के, उनको अपने जो हमारी कंट्री के जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताना, वो चीज़ हम करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कभी कभी घर में बुलाना पड़ता है। कई जगह ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट आ सकते हैं। हमारे साथ बहुत लकी रहे, 3 जगह थी जहाँ के हमारे पास प्रेसिडेंट आए। सबसे पहले यूक्रेन की बात करूँगा, वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बाद में प्रेसिडेंट हुए। आप हैरान होंगी कि रिसेप्शन में था और उन्होंने कहा आप मुझे हमेशा खाने पे बुलाते हैं, तुम फ्री हो गए, हम परसों आ जाएं आपके यहाँ। इस प्रकार से वो परसों 2 दिन में ये नोटिस में आए, खाना खाया हमारे यहाँ। फिर हम जब जमैका में थे तो हमने इंडियन क्रिकेट टीम को बुलाया था रिसेप्शन डिनर के लिए। गवर्नर जनरल नॉर्मली आते नहीं है, सिर्फ मेरा वो हमारे पड़ोसी भी थे, तो मैंने उनका साहब मैं आपके पास पर्सनली आया हूँ कि आप हमारे घर आइए, क्योंकि आप क्रिकेट वाले हैं और क्रिकेट वाले हमारे भी, अब आपको खुशी होगी। तो वहाँ के जो गवर्नर हावर्ड कुक वो भी हमारे घर में आए। सर, आपको लगता है कि ये जितने भी लोग थे ये इनको मोहब्बत इंडियन फूड से है, या फिर ये भी होता है कि भाई हमें बाहर हिंदुस्तानी खाना मिलेगा अगर हम इनके घर जाएंगे या इस दावत को कबूल करेंगे, तो ऐसा है क्या? मैं ये कहूँगा कि वो आए हमारे घर में इसलिए नहीं कि मैं विद्याभूषण सोनी उनको बुला रहा था, बल्कि भारत का राजदूत बुला रहा था। भारत के लिए उनको इतना श्रद्धा है, गर्व की बात है, बहुत। तो वो कहते हैं चलिए, अगर आपने जो मुल्क जिसने कि महात्मा गांधी दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज दिए हैं, तो वो आएंगे, तो जब तो उनका अफेक्शन, लव के हमारी कंट्री के बारे में। और इस सब में मैम का एक काफ़ी बड़ा रोल है कि मेहमान जब घर आते हैं तो खातिरदारी करना, खाना बनाना सबसे बड़ी बात। तो आप सर हेल्प करते थे मैम? सबसे पहले मैं बताऊँ ये लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी डिप्लोमेट हो, उसकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ की तरफ वजह से होती है। आप कुछ बताइए, जब आपके घर मेहमान आते थे, आप किसी भी कंट्री में होती थी, जब वहाँ मेहमान आते थे तो आप किस तरह उनकी खातिरदारी करती थी? या और ये भी है मैम कि वहाँ पे तो आपके पास भी नहीं थे, भी नहीं थे, तो आप अकेले कैसे मैनेज कर लिया करती थी? सर्वेंट्स एक तो हमको अलॉट था, एक को तो हम रखते थे साथ में। लेकिन वो इंडियन तो नहीं होते? नहीं, इंडियन यहाँ से लेके जाते थे, पर वहाँ के लोकल भी थे, वो भी काफ़ी हेल्प कर लेते थे, ऐसी बात नहीं है। और खाना तो खुद ही बनाना पड़ता था, तो काफ़ी लोग मतलब कि कभी तो ये इनवाइट कर लेते थे, कितने लोग 60 मैं मेरी पोल खुल रही है अब। बताती जैसे जितने ये बोलेंगे अच्छा कितने लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 लोग 15-20 लोगों का ज़्यादा बन जाता तो ठीक है, 60 के करीब आएंगे, चाहे हो सकता कम भी आ जाए, इतने से तो ज़्यादा नहीं हो। एक बार आते हैं 120 लोग आते 120 तो बहुत होते हैं। नहीं सर, ये तो खाना कम पड़ गया था, और जगह भी घर में इतनी नहीं थी ना कि लोग बालकनी में खड़े हैं, किचन में खड़े हैं, ड्राइंग सीढ़ियों में बैठे हैं। क्या उनको लगता था कि आपके घर जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा खाना खाने को ये मिलेगा भी था हमें? उनको, हाँ, तो वो जरूर ही जाते थे, या उनको लगता था कि बिल्कुल। भाई खाना आज खाना है तो सोनी सर? हाँ, ये तो रहता था उनको। सर, आपने इतने लोगों की मेहमान नवाजी की है, आज हम देखना चाहते हैं कि आज आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारी मेहमान नवाजी किस तरीके से करेंगे, और आज हमें आप क्या पका के खिलाएंगे अपने हाथ से? देखिए, ऐसा है कि मेरी एक्सपर्ट ये है, कभी भी जाओ अफसोस कर दो, जब कोई प्रॉब्लम होगी मैं एक आध चीज़ बनाता हूँ। वो चलते हैं आपके किचन की तरफ और देखते हैं आपकी क्या तैयारियां हैं हमारे लिए, हमारे इस शो खातिरदारी के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम
कई ममालिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का अपने घर में इस्तेमाल कर चुके हैं, मेहमान नवाजी कर चुके हैं और अपने हाथ से बनाए हुए खानों से उनको लुत्फानंदोज करते रहे हैं। आज हम सोनी साहब के किचन में मौजूद हैं और खातिरदारी के इस प्रोग्राम में सोनी साहब हमारे लिए बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं बटर चिकन। तो सर और मैम बताइए प्लीज़ कि आप आज हमारे लिए क्या बनाने जा रहे हैं। आज मैं आप सबके लिए बटर चिकन बनाने जा रही हूँ। पहले चिकन को बहुत अच्छे से धो के रख देना है थोड़े टाइम के लिए, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। थोड़ा सा वो काट के चिकन को रख के इसमें मैंने मैरिनेट किया है। इसमें मैंने दही डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और तंदूरी मसाला डाला है। तो मैम जो ये तंदूरी मसाला है ये आपने घर में बनाया है या नहीं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी स्टोर में जाइए और आपको मिलेगा ये। और इसमें फिर मैंने सभी चीज़ें मिक्स करके ओवन, वैसे तो इसको 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। और जो आपने सिरका डाला है वो खास सिरका डालना है या कोई भी सिरका यूज़ करना है? नहीं, प्लेन सिरका जो होता है, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच तेल के डाल दिए बीच में, तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो इसको आधा पौना 2 घंटे तक इसको रहने दीजिए मैरिनेशन, फिर उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब इसको मैं इसको मक्खन में बनाऊंगी। ये मक्खन है, इसको मक्खन में ही बनाया जाता है क्योंकि ये बटर चिकन है, इसलिए इसमें मक्खन डालना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो मक्खन तो ज़्यादा भी डाल सकता है, पर मैं ज़्यादा मक्खन डाल के इतना नहीं बनाती हूँ, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता है। जब मक्खन गर्म हो जाए, इसमें फिर ये प्याज है, पेस्ट। हाँ, प्याज का मैं पेस्ट डालती हूँ। और ये इसमें ये टमाटर है, इसमें मैंने थोड़ा टमाटो प्यूरे भी डाल के इकट्ठा रखा है, और थोड़ा मैंने टमाटो सॉस भी है, टमाटो सॉस भी है। तो अभी ज़रा थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। इसको ज़्यादा तेल तक नहीं गर्म करना, क्योंकि ये फिर इसका घी बनना शुरू हो जाएगा। अभी ज़रा बस ये इसमें ये मैंने प्याज डाला है जी। अभी ज़रा ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा ज़रा सा भून जाए जी। फिर इसमें मैं और सारे मसाले जी डालूंगी। इसके बाद क्या करोगे? अच्छा, इसके बाद मैं अभी इसका ये टमाटो पेस्ट है, अभी मैं डालूंगी। इसमें मैंने टमाटो प्यूरे डाला है, टमाटो सॉस डाला है और फ्रेश टमाटो को पीसा है कट। फिर इसके बाद मैं कुछ धनिया है, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर है, ये आधा चम्मच ये डालना है। ये हल्दी है, हल्दी को ज़्यादा नहीं डालना है। और ये गरम मसाला है, ये 1 चम्मच डल जाएगा। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बाद में मसालों के साथ डालना है। हाँ, है ना? पहले भी डाल सकते हैं। जी लाल मिर्च है जी। और ये भी मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है। अच्छा अच्छा। उसका कश्मीरी हाँ, मिर्च लाल रंग के मिर्च की लिए। जगह जी, अगर कश्मीरी मिर्च डालेंगे जी। इसमें कलर आ जाता जी, है, अच्छा कलर आ जाता अच्छा कलर आ जाता है। हाँ, ये 1 चम्मच डल जाएगा इसमें। है। जी अच्छा, इसके बाद आप चिकन को ऐड कर दीजिएगा। जी। चिकन है, ये जितना भी इसके अंदर पानी जो भी होगा जी। ये साथ में डाल देना। जी। काफी स्वाद इसका इसकी जो मसाले ग्रेवी इसी में आता है। जी जी।
आनी शुरू हो गई है, फ्लेवर आ रहे हैं बहुत Flavor अच्छा जी इंडियन कुकिंग में फ्लेवर बहुत जरूरी जी है। जी जी। लोग वो वही उसी के पसंद तो करते दीवाने हैं सर, बिल्कुल। पूरी दुनिया। इस ज़माने में मसाले कहाँ से जाया करते थे, जी। स्पाइस ट्रेड हुआ करता जी था। जी, और शुरू ही ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग वो से ये शुरू। इसी से ही हुई है। क्योंकि वो जो यूरोपियन खाना है वो टेस्टलेस होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। हाँ सही। इसमें थोड़ा सा उनके जान, और वहाँ ठंड भी इतनी होती है जी। कि इसलिए सबसे जरूरी पहले गरम मसाले से हाँ। शुरुआत हुई थी सर। हाँ जी। अब जो है ना मैम खुशबू आने लगी है, आने लगी, फ्लेवर जो है हाँ जी, आने चिकन का शुरू हो गया है। ये जो चिकन है काफ़ी देर से मैरिनेट हुआ है, जी। इसलिए ये थोड़ा हार्ड है। जी अगर हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ढक के इसको रख जी, दें, जी, जी। ये जो थोड़ा इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। जी मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम जाते हैं बाहर मुल्कों में और जब खाने के लिए आते हैं तो जो अरोमा जो आता है किचन में से वही खींच लेता है उनको। हिंदुस्तानी खानों की जो खुशबू है वो उसकी खासियत जो है मसाले मसाले और इसलिए उनका आते हैं। आधा जो 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 जितना भी वो टेस्ट बड होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जी जी शुरू से। उसको उनको रिझाना पड़ता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही मसाले बनाए गए हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इतने गर्म देश से हो फिर भी मसाले इतने ज़्यादा डालते हो, या गरम मसाला या, तो उसका जवाब ये है, गर्मियों में बॉडी हीट को निकालने के लिए ही हमारे जो मसाले होते हैं हम उनको खाएंगे तो जितनी भी बॉडी हीट होगी वो बाहर निकलेगी, वो पसीने की तरह से आएगी और आपके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो भी निकल जाएंगी। तो इसलिए गर्म क्योंकि मुल्क गरम में भी मसाले का भी यहाँ बहुत यूज होता है। इवेपोरेटेड मिल्क है, ये यहाँ पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये मेरा बाहर का है। अच्छा तो इसके साथ आपको और कोई मक्खन या कुछ क्रीम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही काफ़ी थिक हो जाता है। अब ये थोड़ी देर में काफ़ी थिक हो इसका जाएगा। कलर भी आना शुरू हो गया है, यहाँ कितना खूबसूरत है इसका। ये देखिए नाज़रीन कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, देखने में भी लग रहा है कि ये बहुत टेस्टी होगा। टेस्ट जब खाएंगे तो, पर इसको थोड़ा सा ढक के भी बनाया जाए तो थोड़ा सा और उसका जो चिकन जी, थोड़ा अच्छा सा और सॉफ्ट हो जाता है, टेस्ट और आ जाता है टेस्ट उसमें। और आ जी। जाता है। ये नमक है, क्योंकि मैंने नमक उसमें भी डाला था बेक करने के टाइम, लेकिन उस टाइम थोड़ा कम डाला था। जी इसको ढक दें। तो अब ये इसका कलर ना मैम, इसका कलर छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ। खूबसूरत है। अगर आप वो कश्मीरी मिर्च डालेंगे उसमें बहुत अच्छा कलर आता है। जी, ये जो दूसरी मिर्च है यहाँ की, उसमें इतना कलर नहीं आएगा। इस मिर्च का कलर तीखा कलर होता है, हाँ red। हाँ, रेड होता जी है। तो अब ये तकरीबन तैयारी पर है। हाँ, बस तैयारी में है। अभी 5-7 मिनट में देखो उबाल आना शुरू हो जी, गया है। जी अभी एकदम ये जी गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो बस ये हाँ, ये देखो थिक होना शुरू हो गया है। जी ये देखिए, तो नाज़रीन देखिए ये इस वक्त तो आपको तैयार मेरी होगा। कुकिंग कैसी लगी? बटर चिकन नाज़रीन तैयारी पर है। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा, बेहतरीन, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बस अब बर्दाश्त नहीं हो रही है तो बस सर्व करने के लिए तैयार है मैम। तो देखिए साहब, अब हमारा बटर चिकन बन गया है, हम इसको सर्व करेंगे। हम ये होप करते हैं कि सबको जो खाने वाले हैं उनको अच्छा लगे और अगली बारी फिर आए कोई नई डिश के साथ हम करेंगे। डिश में डालते हैं। खाना तैयार हो गया है, तो अब समय है कि हम जाके खाने पे बैठे हाँ। डाइनिंग टेबल के ऊपर। डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन दस्तरखान तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ बटर चिकन ही नहीं है, सर ने हमारे लिए बहुत सारे खानों का एहतमाम किया है और खुशबुएं इस कदर अच्छी और लजीज पकवानों की आ रही हैं। और यहाँ मौजूद है ज़ीरा राइस है, आलू गोभी की सब्ज़ी है और मैडम ये शाही पनीर है, दाल है, पूरियाँ हैं,
खीर है, इतना सारा खाना हमारे लिए। मैम ने सलाद भी तैयार किया हुआ है बहुत अच्छा सा। बल्कि बहुत इसको अच्छा। देख के मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट से भी अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं मैम। और नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब खाएंगे तो फिर हमें बताइएगा कि कौन सा टेस्ट है। तो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत। खाने की। प्लीज़, प्लीज़। तो सर प्लीज आप, मैम आप सर्व कीजिए, सर को सर्व कीजिए। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम की चीफ गेस्ट तो आज अब आपको चाय मैम मैं ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा बना है और हमें उम्मीद है अगर आप इसी रेसिपी से अपने घर में भी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। और उम्मीद है आप भी नेक्स्ट टाइम इसको याद करते हुए आएंगे हमारे पास वापस। बिल्कुल बिल्कुल मैम, डेफिनेटली श्योर। तो नाज़रीन, आज आपने देखा जनाब बीबी सोनी साहब और उनकी बेगम, उनकी अहलिया कमरेश साहिबा ने किस तरह हमारी खातिरदारी की और किस तरह हमारी मेहमान नवाजी की। मुझे उम्मीद है हमारे साथ साथ आप भी इन दोनों की मेहमान नवाजी के कायल हो गए होंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ खातिरदारी में एक नई शख्सियत।